Hello everyone. Again, I welcome you all in our next lecture, that is the introduction to stats. बहुत important subject है. First, I would say कि बहुत economics का एक बहुत important branch है stats and research के अंदर बहुत ज़्यादा काम आता है. In fact, गवर्नमेंट के लिए भी एक बहुत important subject है because stats वो subject है जो गवर्नमेंट को help करता है data को analyze and policy analysis के अंदर. ये जितने भी स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ अभी आपको बता रहा हूँ, पॉलिसी स्टेटमेंट्स एंड पॉलिसी एनालिसिस और डेटा प्रेजेंटेशंस, ये बहुत सारी टर्म्स हैं जो आपको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा और आपको समझ में आने लगेगा कि स्टैट सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है. यहाँ इस लेक्चर सीरीज में हम जो डिस्कस करेंगे, हम मीनिंग की बात करेंगे, स्कोप और क्यों नीड है स्टैट्स का इकोनॉमिक सब्जेक्ट में, हम उसे भी डिस्कस करने वाले हैं. फर्दर लेक्चर्स में हम क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में बात करेंगे और फाइनली हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड इस तरह से इस पूरी लेक्चर सीरीज को हम आपको एक्सप्लेन. यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि स्टेट्स है क्या. पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ. तो बेसिकली देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूँ, लेट्स से, तो एवरीबडी नोज कि यहाँ पे डिसइक्वालिटीज बहुत हैं, इक्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है. कुछ स्टेट्स के अंदर पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा है और कुछ स्टेट्स के अंदर पर कैपिटा इनकम बहुत कम है. या मैं अगर आपको थोड़ा और सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैट्स के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इंडिया में जो बीपीएल परसेंट है वो करीब करीब 21% है. अब आप यू मस्ट बी थिंकिंग कि बीपीएल क्या होता है. बीपीएल स्टैंड्स फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन. इसकी टेक्निकली तो डेफिनेशन हम कैलोरीज एंड पर कैपिटा इनकम में डिफाइन करते हैं, बट अगर आप सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो बीपीएल का मतलब है कि हमारी सोसाइटी का वो हिस्सा, वो पार्ट या वो लोग जिन्हें एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता. ये वो पॉपुलेशन इंडिया में. और खुद गवर्नमेंट का डेटा है कि वो करीब 19 to 21% के अप्रॉक्स है. और आप समझ सकते हैं कि करीब 26 से 27 करोड़ लोग इस कंट्री में ऐसा है जिसे एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता और जिनकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है. बट ऐसा इंडिया में ये जो कंडीशन है आपको कुछ स्टेट्स में नहीं मिलेगा और कुछ स्टेट्स में बहुत एक्सट्रीम में मिलेगा. अगर आप नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करते हैं, सॉरी ईस्टर्न स्टेट्स की बात करेंगे, सेवन सिस्टर स्टेट्स की, वहाँ सिचुएशन बहुत फेवरेबल नहीं है. आप बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, आप बात करेंगे उत्तरांचल की, आप बात करेंगे बिहार की, उत्तर प्रदेश की, स्पेसिफिकली जो वेस्ट यूपी है, ये वो एरियाज हैं जहाँ पे आपके राजस्थान में धौलपुर हुआ, ये वो एरियाज हैं जहाँ पे जो लोगों का लेवल ऑफ इनकम है वो बहुत कम है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब अपनी पॉलिसीज फ्रेम करेगी तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि उसे ज़्यादा जो वेलफेयर प्रोग्राम्स जो लॉन्च करने हैं वो उन स्टेट्स में करने हैं जहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन बहुत ज़्यादा है या बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं है. बड़ी सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट को ये पता कैसे लगेगा कि किस स्टेट्स में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कौन सी स्कीम कितना बेनिफिट दे रही है. आपने इंडियन गवर्नमेंट की आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में सुना होगा. अब आयुष्मान भारत ऐसा तो है ही नहीं कि हर इंसान को आयुष्मान भारत स्कीम के तहत प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 5 लाख रुपीस तक का ट्रीटमेंट फ्री मिल जाएगा. अगर आप और मैं हम जाएंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल सबसे पैसा लेंगे, बट एक गरीब इंसान जिसका आयुष्मान भारत कार्ड बना हुआ है, हेल्थ कार्ड बना हुआ है, वो जब जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में उसे 5 लाख रुपीस तक कोई पेमेंट नहीं करना है. तो गवर्नमेंट ने डिसाइड कैसे किया कि हमें किसको ये आयुष्मान हेल्थ कार्ड देना है, किसको नहीं देना, ये सारी चीजें गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करने में या उसकी पॉलिसी फ्रेमिंग में हेल्प कौन सा सब्जेक्ट करता है, स्टैट्स. क्योंकि स्टैट्स वो सब्जेक्ट है जहां हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं, उसे कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उस डेटा को एनालाइज करते हैं और डेटा को एनालाइज करने के बाद उस डेटा से कुछ रिजल्ट्स को कंक्लूड करते हैं. तो ये बेसिकली स्टैट्स का एक स्कोप या मीनिंग आप कह सकते हैं कि इसमें हम पॉलिसी फ्रेमिंग की बात करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की बात करते हैं, सब चीजें इकोनॉमिक्स के इस पार्ट में आती है. आई होप आपको पॉइंट यहाँ पे. इस लेक्चर सीरीज में जब हम बात करेंगे तो हम इस वाले पर्टिकुलर लेक्चर में तो हम सिर्फ दो ही चीजों की बात करने वाले हैं
कि एक तो हम इम्पोर्टेंस क्या है स्टैट्स का उसे डिस्कस करेंगे, एंड उसकी नीड और स्कोप क्या है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। अब हम हमारी पहली हेडिंग पे आते हैं कि स्टैट्स क्या है, इसकी क्या नीड है, क्या स्कोप है। आप पहला पॉइंट देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जब कंस्ट्रक्ट करती है इकोनॉमिक थ्योरीज या पॉलिसीज को, और इसके नीचे वाला पॉइंट पे आप देख सकते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग को, उसे आप इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोल सकते हैं, इकोनॉमिक थ्योरीज ऊपर भी लिखा हुआ है, दोनों मोर और लेस सेम ही पॉइंट है। मैं आपको एक साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब कोई पॉलिसी फ्रेम करनी है, अभी एवरीबडी नोज, आप लोगों को शायद पता भी होगा कि इंडिया एक ऐसी इकॉनमी है जिस इकॉनमी के अंदर डेथ रेट 8.2% है, और हमारी कंट्री के अंदर जो बर्थ रेट है वो करीब 16% के अप्रॉक्स है। दैट मीन्स आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं हमारी 136 करोड़ पॉपुलेशन की बात करूं, तो इस परसेंटेज के हिसाब से 16% के हिसाब से आप ये कह सकते हो कि हमारे देश में करीब करीब 2.25 करोड़ यानी 2.25 करोड़ लोग हर साल वी आर प्रोड्यूसिंग। बिकॉज आई एम इकोनॉमिक्स टीचर, सो मैं उसे प्रोडक्शन की टर्म्स में देख रहा हूँ। और जो डेथ है हमारी कंट्री में वो अप्रोक्स आप मान के सकते हैं कि 1 करोड़ के करीब लोग, 1 करोड़ 10 लाख के करीब लोग हर साल उनकी डेथ हो जाती है। जो हमारी डेथ रेट है उसके अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको बताया 8% के अप्रॉक्स, और जो बर्थ रेट है वो करीब 16% के करीब है। ठीक है, 16 और 17% भी है शायद, इसके बीच में वेरी करता है। तो ये जो गवर्नमेंट को यहाँ पे सोचने की जरूरत है कि हमारी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, उसे कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जरूरत है, उसके लिए एक पॉलिसी लाने की जरूरत है। और ये जो गवर्नमेंट के पास ये डेटा आ रहा है कि इतने परसेंट से डेथ रेट है, इतने परसेंट से बर्थ रेट है, इस स्पीड से हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बाय 2030 इतना हो जाएगा या 2025 इतना हो जाएगा। ये सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन गवर्नमेंट किसके ग्राउंड पे करती है? सारा ये जो एनालिसिस होता है ये डेटा के बेसिस पे होता है। तो स्टैट्स वो एक सब्जेक्ट है जो गवर्नमेंट को हेल्प करता है। मैं आपको बिल्कुल मार्कर से समझाता हूँ इस चीज को। ये देखिए, तो ये जो दो चीजें आप देख रहे हैं, इकोनॉमिक थ्योरीज या जो इकोनॉमिक प्लानिंग है गवर्नमेंट की, वो वहां पे जरूरत ही तभी है स्टैट्स की कि आपको स्टैट्स हेल्प करेगा आपकी इकोनॉमिक थ्योरीज को डेवलप करने में एंड आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग के। अभी आप ये नेक्स्ट चीज देख सकते हैं, तो इवोल्यूशन ऑफ पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। अभी जो इवैल्यूएशन वाला जो पार्ट है गवर्नमेंट का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा इशू आया कि, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप सब लोगों को लगता होगा कि गवर्नमेंट इतना अपोज होता है लिकर को लेके या टोबैको को लेके कि गवर्नमेंट इसे बैन क्यों नहीं कर देती। देखिए, गवर्नमेंट के लिए लिकर और टोबैको को बैन करना इज नॉट दैट इजी फ्रॉम रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज गवर्नमेंट अगर कहीं ना कहीं अगर लिकर और टोबैको को बैन करती है तो ये श्योर शॉट है कि उस स्टेट की जो रेवेन्यू कलेक्शन है उस पर बहुत जबरदस्त फर्क पड़ने वाला है। बिकॉज जो मेजर टैक्स कलेक्शन होता है गवर्नमेंट का वो इन्हीं प्रोडक्ट से आता है। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन का काम जो करती है गवर्नमेंट, अगर लेट्स से कि वो ये कहती है कि इतना अगर हम बैन कर देते तो इतना ज्यादा प्रेशर आएगा इकोनॉमी के ऊपर। अभी आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे कि गवर्नमेंट ने जो सबसे पहले जिस चीज को ओपन किया वो लिकर शॉप्स थी, क्योंकि वो एक कलेक्शन का एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है। तो वहां पे गवर्नमेंट के लिए वो चीज बहुत ईजी रहती है। दूसरा आप देख सकते हैं कि जब आप स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी की बात करते हैं कि एक इकोनॉमी है, कई बार इस तरह की बातें होती है। इंडिया में अभी मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि हम चाइना से क्यों परचेज करते हैं इतना, और अगर हम चाइना से परचेज करना बंद कर दें तो पूरी चाइनीज इकोनॉमी डैमेज हो जाएगी। देखिए, मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं, यहाँ जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट देख रहे हैं इंडिया से, जो चाइना की डिपेंडेंस है इंडिया के ऊपर वो सिर्फ 2% है, 2 से 3%। दैट मीन्स उसकी जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन इंडिया के मटेरियल से जाता है वो सिर्फ 2 से 3% है। तो अगर हम लोग चाइना के साथ अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन को बंद भी कर देते हैं तो आप ये इस बात को मान के चलिए कि चाइना की इकोनॉमी पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। तो ये स्ट्रक्चर को हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि नहीं ऐसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको फैक्ट्स पे बात करनी पड़ती है और देखना पड़ता है कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम अभी, तो हम बात कर रहे थे कि क्या जरूरत है स्टैट्स का
यहाँ पे हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैट्स इन इकोनॉमिक्स, कि क्यों इम्पोर्टेंट है स्टैट्स इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर। तो आप पहला पॉइंट देखिए, स्टैट एंड द स्टडी ऑफ कंजप्शन, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज इंडिया जैसी इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, राइट, तो इंडिया जैसी इकोनॉमी के अंदर आज भी ज्यादा फोकस गवर्नमेंट का वेलफेयर इकोनॉमिक्स के ऊपर रहता है रादर कैपिटलिस्ट पॉलिसीज। आज भी हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स जो है गरीबों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए अनाउंस करती हैं, और हमारा ज्यादा फोकस आज भी कंजप्शन, आज भी एक कंज्यूमेबल इकोनॉमी है, हम प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी नहीं है। एंड इंडिया के अंदर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब कोई पॉलिसीज फ्रेम करती है तो वो कुछ क्लास या ग्रुप्स बना देती है। जैसे कई बार कहते हैं ना, मिडिल क्लास फैमिलीज, बीपीएल, रिचर क्लास, वीआईपीज। तो आपने वो क्लासेस बना रखी है और वो क्लासेस हेल्प करती हैं, स्टैट्स यही काम करता है कि वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में ये हेल्प करेगा कि आप उस चीज को कैसे फ्रेम कर सकते हैं, कैसे पॉलिसी को बना सकते हैं। सो दिस इज द पॉइंट कि हम उसको कैसे डिस्कस, ये अब उसी इंपॉर्टेंस को हम कंटिन्यूशन में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे अब देखिए, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम स्टैट्स में डिस्कस करते हैं। और हमें देखना होता है कि कई बार एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। जैसे कि अगर अभी आप बात करें इस वक्त, जब व्हेन देयर इज अ टाइम ऑफ कोरोना, दैट इज अंडरस्टूड कि प्रोडक्ट की सप्लाई प्रॉपर नहीं है, और जब प्रोडक्ट्स की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, तो ये शॉर्ट है कि प्राइजेस जो है इंक्रीज होगा। और जब भी मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो जाए, सप्लाई कम हो जाए, तो प्राइजेस शूट अप होती हैं। अभी आप देख रहे हैं कि इंडिया में इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ सिंपल रीजन, क्योंकि मार्केट में सप्लाई चेन जो है, प्रोडक्ट का सप्लाई नहीं आ पा रहा है। तो स्टैट्स आपको हेल्प करेगा कि आप किन चीजों पे, लेट्स से कि कुछ बेसिक नेसेसिटीज की सप्लाई मार्केट में नहीं हो रही है, तो गवर्नमेंट के पास में जब स्टैट्स जाएगा तो उसे ये समझ में आएगा कि ओके, हमें इन प्रोडक्ट की सप्लाई पे पहले ज्यादा फोकस करना है। या आप देख सकते हैं कि जो लिकर का प्रोडक्शन है, अब लिकर का प्रोडक्शन अनडाउटली इंक्रीज होगा। या आप ये भी समझ सकते हैं कि जब भी क्राइसिस आता है, जैसे दिस इज अ क्राइसिस टाइम अब बिकॉज ऑफ कोरोना, क्योंकि बिल्कुल रेलिवेंट यही चीज है अभी इस वक्त, तो इंडस्ट्रीज में लेबर नहीं है, और जब लेबर नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो सप्लाई नहीं आएगा, सप्लाई नहीं आएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग डिमांड नहीं करेंगे। लेकर का डिमांड प्रोपोर्शनेटली कम हुआ है, बट अभी भी मेंटेन है, राइट, बट सप्लाई उतना नहीं आ रहा है, तो वो प्राइजेस शूट अप होंगे। सेकंड पॉइंट आप देखिए, इट इज द स्टडी ऑफ एक्सचेंज, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम स्टैट सब्जेक्ट में डिस्कस करते हैं। मैं इसमें आपको एक एग्जांपल दूं कि ताइवान एक कंट्री है, एंड उनकी मास्टरी है सेमीकंडक्टर्स के ऊपर। आईटी में दे आर वेरी एडवांस्ड। सेमीकंडक्टर्स में उनकी जो प्राइसिंग है वर्ल्ड मार्केट से, वो कंपैरेटिवली बहुत कम है बिकॉज उनका मास्टरी है। और जब किसी चीज में किसी कंट्री का कॉम्पिटेंस डेवलप हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वहां पे उन प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाती है। अब इंडिया आज की डेट में अगर सेमीकंडक्टर्स इंपोर्ट करता है तो उसके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ही कैन इंपोर्ट फ्रॉम जर्मनी, फ्रॉम जापान, फ्रॉम चाइना एंड फ्रॉम ताइवान। बट कंपैरेटिवली, क्योंकि इंडिया को जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो ताइवान के बहुत इकोनॉमिकल पड़ रहे हैं, क्वालिटी भी अच्छी है, तो वो ज्यादा फोकस किस पे करेगा, वो ज्यादा इंपोर्ट ताइवान से करेगा। जापान की अगर मैं बात करूं तो वो लोग इंजन टेक्नोलॉजी में दे आर मास्टर्स। होंडा इज अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, इट्स अ प्रोडक्ट फ्रॉम जापान। या मैं सोनी प्रोडक्ट की बात करूं, वो जापान से है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जर्मन्स आर बेस्ट, राइट, बॉस जो है वो उन्हीं का ब्रांड है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको मोस्ट इकोनॉमिकल प्राइसिंग पे, मोस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के ऊपर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जिस भी कंट्री से मिल रहा है उसी से आप परचेज करेंगे। बट वो जो कंपैरिजन शीट आप देखेंगे, वो आप स्टैट्स की हेल्प से ही कंपेयर कर सकते हैं कि कहाँ पे ज्यादा मिल रहा है, कहाँ पे कम मिल रहा है, और कितना वेरिएशन आ रहा है प्राइसिंग के अंदर। अगला पॉइंट देखेंगे तो ध्यान से देखिए, हम बात कर रहे हैं स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यस, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट जब डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी सेंस में हो सकता है,
वो प्रोडक्शन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है या वो इनकम को भी गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। अभी आपने देखा होगा जब भी गवर्नमेंट के रेवेन्यूज कम हो जाते हैं तो गवर्नमेंट उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ा देती है। जब गवर्नमेंट टैक्सेस किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर इंक्रीज करती है तो ऐसा नहीं कि उस पैसे को गवर्नमेंट अपने पास अपने पॉकेट में ट्रेजरी में डाल देगा। गवर्नमेंट उस पैसे को जो वेलफेयर स्कीम्स है उन वेलफेयर स्कीम्स में उसे डालता है। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि लेट्स से कि गवर्नमेंट ने जो है टैक्सेस लेकर के ऊपर बढ़ा दिए, तो वो जो पैसा आया रिच क्लास से या किसी भी क्लास से, गवर्नमेंट उस पैसे को वेलफेयर के अंदर ज्यादा यूज करेगी या उसे वेलफेयर में ज्यादा लगाएगी। तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम बोलते हैं। राशनिंग की शॉप पे आप जाते हैं तो हर किसी को राशन नहीं मिल जाता, उसके लिए आपको बकायदा आपके पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए, तभी आपको कंसेशनल प्राइस के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से राशन मिलता है। बट ये सारी चीजें अभी राशनिंग का दुकान आपको जो है, जैसे कि आप मेट्रो सिटीज में जाएंगे तो आपको उतना डिमांड नहीं मिलेगा। बट अगर आप जाते हैं बिहार जैसे स्टेट में, आप वेस्टर्न यूपी वाले पार्ट में जाते हैं या उन स्टेट्स के अंदर जहां गरीब बहुत ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो वहाँ राशनिंग की जरूरत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट का ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो उन स्टेट्स के अंदर ही रहता है। आई होप आपको यहाँ पे नीड, स्कोप, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट्स समझ में आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं।